हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा। मोहित से उसकी पसंद जानने के बाद अब उनके दिमाग में तेजी से साजिशों का जाल बनने लगा था। शकुंतला देवी के 3 बच्चे थे। पहले बेटी रीता, फिर मोहित और फिर सबसे छोटी सलोनी थी। रीता ने अपने पसंद से शादी की थी, एक इटालियन लड़के से ही की थी। शादी क्या थी? जैसी यह थी वैसा ही वह था। शादी से पहले मिली हुई आजादी के कारण ही वह प्रेग्नेंट हो गई थी। शकुंतला देवी के पति न कि पूरी तरह से भारतीय थे, बल्कि भारतीय संस्कृति ही उनके अंदर रची बसी थी। यह चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने तो सीधे बेटी को घर से निकाला, पर शकुंतला जी के बीच बचाव करने पर उन्होंने उस लड़के को पकड़कर जबरदस्ती रीता की शादी करवाई। पर बेटे जॉन के जन्म के कुछ सालों के बाद ही दोनों की राह अलग हो गई। अभी तक उन्होंने इंडिया में किसी से यह बात बताई नहीं थी, क्योंकि जानते थे कि यहां के लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके पति ने तो रीता को एक अलग अपार्टमेंट दे दिया और अपने घर से अलग कर दिया था। पर रीता हर हफ्ते अपनी मां के पास पहुंच ही आती थी, जो चीज उनके पति को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बेटा मोहित और छोटी बेटी सलोनी को भी उसी राह पर देखकर अब उनका गुस्सा शकुंतला देवी पर निकल रहा था कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर अब चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं था। बात हाथों से निकल चुकी थी। शकुंतला जी बहुत ध्यान से इन सब चीजों को देख रही थीं। इतना तो वो समझ चुकी थीं कि बेटी का जो घर टूटा है, इसका सबसे बड़ा कारण खुद उनकी बेटी की करतूत है। रीता आजाद ख्याल की लड़की थी और घर बसाना उसे बिल्कुल नहीं आता था। अब अपने बेटे को लेकर वह ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी। काफी सोच विचार कर उन्होंने अपने ससुर के सामने मोहित के लिए एक साधारण परिवार की लड़की को देखने के लिए कहा, जबकि उन लोगों ने मोहित के लिए अपने ही स्टेटस की लड़की देख रखी थी, जिसने कि लंदन से पढ़ाई की थी। ऐसे में शकुंतला देवी की यह बातें उन लोगों को समझ में नहीं आई थीं। पर उसे लड़की को रिजेक्ट करने के लिए शकुंतला जी ने जो तर्क दिया था, उसको सुनकर उनके ससुर और परिवार वाले हैरान रह गए थे। शकुंतला देवी ने अपनी चाल चलते हुए कहा, पिताजी, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। ऐसे में मुझे बहू के लिए रूप में एक अच्छी, सुंदर, सुशील, समझदार बहू चाहिए। हमें कौन सा दहेज के पैसों से प्रॉपर्टी बनानी है। हमें तो केवल घर संभालने वाली चाहिए। और मोहित भी अपने देश की एक साधारण सी अच्छी लड़की चाहता है, ताकि उसका भविष्य संवार सके। उनके इस उच्च विचार को सुनकर तो पूरा परिवार खुश हो गया था। पर कोई यह कहाँ जानता था कि इसके पीछे उनकी कितनी गहरी चाल छुपी हुई है। दरअसल मिडिल क्लास की फैमिली से लड़की लाने के लिए उन्होंने इसलिए सोचा था कि मिडिल क्लास की मां अपनी बेटी को घुट्टी के रूप में परिवार को संभालने का गुण सिखाती है। एक से एक जुआरी, शराबी और नशेड़ियों के साथ लड़कियां चुपचाप अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेती हैं, बिना किसी शिकायत के। तो उनका बेटा कौन सा खराब था? वैसे भी अपना दही किसी को खट्टा नहीं लगता। दूसरे में सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो उनके दिमाग में आई थीं कि रीता के पति ने जब उसे छोड़ा था, तो शकुंतला देवी के पति ने उसकी अच्छी खासी खबर ली थी। शादी के समय भी वह कहीं नहीं चुके थे। अगर इस तरह टक्कर के परिवार की लड़की मोहित के लिए आती, तो अपनी तरफ से पूरी छानबीन करती और पहले ही नजर में भेद खुल जाता, क्योंकि इटली में तो मोहित के चर्चे आम होने लगे थे। ऐसे में संपत्ति तो हाथ से जाती ही, इज्जत का भी कचरा निकलता। पर मिडिल क्लास की लड़की के साथ यह सब डर उन्हें नहीं था। पहली बात तो कोई भी साधारण भारतीय परिवार इटली जाकर उनके बेटे की छानबीन नहीं करवाता, क्योंकि उन लोगों के लिए तो एनआरआई का लेवल ही दी बेस्ट होता। और दूसरी बात, अगर उस लड़की को यहां से निकाला भी गया, या फिर नौकरानी बनाकर रखा भी गया, या फिर शादी के बाद उन लोगों को मोहित की हरकतों की खबर लगी, या फिर मोहित ने उस लड़की के साथ कोई गलत व्यवहार भी किया, तो वह लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोगों के ऊंचे कांटेक्ट नहीं होते हैं। इंडिया से इटली आना ही उन लोगों के बस की बात नहीं थी, तो इटली आकर तमाशा करना या फिर अपनी बेटी को आजादी दिलवाने के बारे में वह सोच भी नहीं सकेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने इस बार बिल्कुल सेफ जोन में गेम खेलने को सोचा था। इन्हीं सबके बीच में उन्हें एक बार इंडिया जाने का मौका मिला। उनके भतीजे की शादी थी, जो कि इटली में ही रहता था।
वहीं पर उनकी नजर रूप और उनकी देवी प्राची पर पड़ी, जो कि उनके भतीजे अनमोल की बीवी शिखा की कजन थी। उन्होंने अच्छी तरह से प्राची का बैकग्राउंड खंगाला। प्राची के पापा एक प्राइवेट फॉर्म में काम करते थे। कोई ज्यादा संपत्ति नहीं थी और उन्हें 3 बेटियां और 1 बेटा था। प्राची सबसे बड़ी थी। इस महंगाई के जमाने में सिर्फ एक प्राइवेट नौकरी से पूरे घर का खर्चा चलना था, पर फिर भी उसके पापा अपने बच्चों पर अच्छा खासा खर्च करते थे, जिसके कारण सभी अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। प्राची पढ़ने में भी अच्छी थी। शकुंतला देवी ने जब उसकी मां से अपने बेटे के लिए प्राची का हाथ मांगा तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। उन्हें तो अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। शिखा की शादी जहां मुंह मांगे दहेज देने के बाद हो रही थी और उसमें भी ससुराल वालों की डिमांड अभी लगातार जारी थी, वहां पर उनकी बेटी के लिए रिश्ता खुद सामने से चलकर आया था, जब किसी का की फैमिली से करीब 10 गुना ज्यादा संपत्ति मोहित की फैमिली के पास थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा सोचा, पर मेरी औकात इतनी ऊंचे सपने देखने की नहीं है। प्राची की मां को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर अपनी चादर उन्हें पता थी, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ दिए। लेकिन शकुंतला देवी को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। प्राची की मां को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर सामने से शकुंतला देवी का इस तरह से अपने बेटे के लिए प्राची का हाथ मांगना उनको हैरतों के झटके में डाल रहा था। अपनी चादर उन्हें पता थी, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ दिए। लेकिन शकुंतला देवी में जैसे ही प्राची की मां को अपने सामने हाथ जोड़ते हुए देखा, उनको तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने तुरंत ही प्राची की मां के हाथ पकड़ लिए। अरे ऐसा मत कीजिए। आजकल की दुनिया को देखकर तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने दुनिया में सिर्फ 2 ही कास्ट बनाई है, एक अमीर और गरीब। पर सच्चाई तो यह है कि हम सब इंसान हैं, और यह पैसा तो आने जाने वाली चीज है। इंसान के हाथ का मैल से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचा कीजिए। आज हमारे पास है, कल आपके पास भी होगा। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आई है। ये पढ़ना चाहती है तो मैं इसे बहुत पढ़ाऊंगी, पर आप शादी के लिए मान जाइए। उन्होंने मोहित की फोटो दिखाई। प्राची की मां ने गौर से लड़के की फोटो को देखा। लड़का देखने में अच्छा था। गुण कौन सा फोटो में दिखने वाले थे? जाहिर में सब कुछ दिखाई पड़ ही रहा था। इटली की संपत्ति के बारे में तो उन्होंने सुन ही रखा था, और इंडिया की प्रॉपर्टी आंखों से अच्छी तरह से दिख रही थी। घर आकर सबसे पहले उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। कुल मिलजुल कर जो प्राची के मम्मी पापा अब भी बेटी को पढ़ाने के मन में थे, इतना अच्छा रिश्ता देखकर जल्दी ही उसकी शादी के लिए सोचने लगे। आखिर करना भी क्या था? पढ़ा लिखा कर भी शादी ही करनी थी, और बिना पढ़ाई ही इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे मिल रहा था। पर प्राची को यह मंजूर नहीं था। उसने सुनते ही इनकार कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसे रिश्ते को मना कर रही हो? ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अरे, किस्मत खुद तुम्हारे दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है। दिल खोलकर उसका स्वागत करो। प्राची की मां ने उसे समझाया। यह कोई किस्मत नहीं है, बल्कि बदकिस्मती है जो कि मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है। मुझे अभी पढ़ना है। प्राची ने कहा। हां, तो हम कौन सा तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा रहे हैं? जाकर अपने घर जितना चाहे उतना पढ़ना। प्राची की मां बोली। जब तुम मेरी मां होकर मुझे खुद पढ़ाओगी नहीं, तो दूसरों से मैं क्या उम्मीद करूं कि वह मुझे पढ़ाएंगे? वैसे विश्वास के लिए बहू एक नौकरानी से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। कौन सी सह यह बर्दाश्त करेगी कि वह घर के कम करें और उसकी बहू बैग लटकाकर कॉलेज पढ़ने जाए? और अगर जाए भी तो जाने से पहले घर के सारे काम करें और आने के बाद भी घर के सारे काम करें। फिर तो हो गई पढ़ाई। बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूं? 18 साल की प्राची ने अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर अपनी मां से पूछा। हां, तुम गलत कह रही हो। वह पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके घर में सभी पढ़े लिखे हैं, और बहू को पढ़ने से एक फायदा होता है कि वह अपने जो भी कमाएगी अपने घर में लगाएगी। बेटी को तो कितना भी पढ़ा लो, आखिर भेजना ससुराल ही है। उसकी कमाई पर ससुराल वालों का ही अधिकार होगा। प्राची की मां बोली। तुम रहती हो कि तुम बेटा बेटी को दो नहीं समझती, लेकिन अभी देख लो, तुम बेटा बेटी में भेदभाव कर रही हो। प्राची ने अपनी आंखें छोटी की। तुमको जो समझना है समझ लो, पर मेरे लिए तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे बाद भी अभी 2 और लड़कियां हैं मेरी। सबको पढ़ना लिखाना,
और फिर इन लोगों के शादी ब्याह के लिए दहेज जोड़ना इतनी महंगाई में आसान काम है क्या? प्राची की मां ने पूछा। हां, आसान काम नहीं है, इसीलिए मुझे बाली का बकरा बना दो। तुम्हें कोई बाली का बकरा नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि शुक्र मनाओ कि उनकी कोई दहेज की डिमांड नहीं है और उसमें भी तुम्हें विदेश जाने का अवसर मिल रहा है। अपनी फालतू की जिद छोड़ो और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पापा ने उन लोगों से बात कर ली है। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है और अभी भी तुम्हें ऐतराज है तो जाकर अपने पापा से बात करो। प्राची की मां ने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहा। ठीक है, मैं पापा से बात कर लूंगी, प्राची बोली। लेकिन पापा से भी बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। न जाने उन लोगों ने क्या पट्टी पढ़ाई थी, या फिर उसके पापा के आंखों में बेशुमार धन संपत्ति और एक सुदर्शन लड़के की छवि इस तरह से बस गई थी कि उन्हें अपनी बेटी की बातें उसके बचपने से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थीं। रोने, गिड़गिड़ाने, खाना छोड़ने जैसी सारी जिद आजमाने के बाद भी उसकी एक नहीं सुनी गई और प्राची की शादी मोहित के साथ हो गई। इधर मोहित ने तो बस उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन एंगेजमेंट के दिन जब वह प्राची से मिलने आया तो उसे देखता ही रह गया था। हुस्न के पुजारी ने हुस्न की देवी के आगे सर झुका दिया था और साथ में अपनी मां को सर झुकाते हुए तोपों की सलामी भी दी थी। उन्होंने जो कहा था वह करके भी दिखाया। शकुंतला देवी ने एक राहत की सांस ली। उन्हें बस यही डर था कि मोहित कोई हंगामा न क्रिएट करे। इसीलिए तो उन्होंने प्राची के घर वालों की एक न सुनते हुए शादी का आधा खर्च खुद के ऊपर लिया था। एंगेजमेंट की ड्रेस से लेकर उसके पार्लर का खर्चा, उसका मेकअप किट, सब कुछ एक्सपोर्ट क्वालिटी का था। ऊपर वाले ने रूप देने में कोई कमी नहीं की थी और बाकी रहा सहा यह आर्टिफिशियल पार्लर वालों ने पूरा कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मोहित के आंखों में जो हवस की चमक आई थी वह प्राची की आंखों से छुपी नहीं थी। एक लड़की हजारों की भीड़ में भी किसी के मर्द की आंखों